नमस्कार, आपका हिस्ट्री लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मौसम का एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चूँकि ये हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के सब्जेक्ट के विषय में आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि हिस्ट्री को जितना आप बार बार रिपीट करें, इसके रिपीटिशन पर बार बार ध्यान दें और बहुत ज़्यादा कई किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो पहले ही मना कर चुका हूँ कि जब तक आपके लेक्चर देखें तब तक कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के बार बार जो परीक्षा में पूछे गए हैं और इस वीडियो को देखिए, इसको नोट डाउन करिए और इसका नोट्स बनाइए। इसके अलावा इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हिस्ट्री जैसे कुछ सब्जेक्ट अन्य भी हैं जिसमें कुछ नया बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बार बार रिपीटिशन अर्थात रिपीट की ज़रूरत होती है क्योंकि चीज़ें थोड़ा जल्दी भूल जाती हैं। इसलिए इसका जो सबसे बढ़िया एक उपाय है अपने एक दिमाग में, माइंड में कंठस्थ करने का, याद करने का, तो लर्न रहे चीज़ें, इसके लिए ज़रूरी है आप इनको बार बार रिपीट करें। और रिपीटिशन वैसे भी कहते हैं किसी चीज़ के लिए परमानेंट करने का एक अच्छा सोल्यूशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए छप जाए, परमानेंट हो जाए या अधिक लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके लिए आपका ज़रूरी है उसको बार बार दोहराना। और जब आप बार बार दोहराते हैं चीज़ों को तो वो चीज़ें फिर एक आपके अनकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाती हैं और फिर वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहती हैं, इसलिए आप भूलते नहीं हैं। तो आप इसको बार बार देखिए, नोट डाउन करिए, पढ़िए और फिर ये चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संदर्भ में और हमने उसमें 2 कंपनियों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। और आज हम उसी सीरीज़ में एक तीसरी कंपनी और जो सबसे पावरफुल कंपनी रहती है अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसका जो शुरुआती फेज़ है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद तब हम फिर आएंगे भारत में उसके विस्तार के क्रम में। तो पहले देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले आने के पहले एक बेस देखिए कि किस तरह एक जो है बेस तैयार हो रहा है, एक आधार तैयार हो रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसकी स्थापना तो सितंबर 1599 में होगी और दिसंबर 1600 में उसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अनुमति पत्र मिलेगा। लेकिन उसके पहले देखिए हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए भारत में एक जो ब्रिटिश यात्री आ रहा है उसका नाम है थॉमस स्टीफेंस और यही भारत आने वाला पहला नागरिक भी होगा। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत आने वाला प्रथम नागरिक कौन था, तो आप हमेशा इसका आंसर थॉमस स्टीफेंस मारेंगे। और थॉमस स्टीफेंस एक जो है पादरी था। थॉमस स्टीफेंस एक पादरी थे जो भारत में 1579 में गोवा में आए थे। तो भारत आने वाला पहला पादरी भी थॉमस स्टीफेंस है और प्रथम अंग्रेज यात्री भी या प्रथम अंग्रेज नागरिक भी थॉमस स्टीफेंस है। और ये कब आ रहे हैं? प्रथम अंग्रेज नागरिक। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब आ रहे हैं? 1579 में थॉमस स्टीफेंस एक पादरी के रूप में आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आ रहा है? एक राल्फ फिच नामक तीर्थयात्री है जो ब्रिटेन का है अर्थात ब्रिटिश तीर्थयात्री राल्फ फिच आ रहा है। कब? 1588 से 91 के बीच में आ रहा है। ये 1588 से जो है 91 के बीच में आ रहा है और ये यहाँ लंबे समय तक रहेगा। हम देखते हैं यहाँ से वो आगरा जाएगा। और उस समय भारत में कौन है? भारत में उस समय महान मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन है और इसलिए वो अकबर से मिलने कहते हैं आगरा भी गया और फतेहपुर सीकरी भी गया और फिर अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के उसने व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की भी कोशिश की। किंतु भारत में अभी व्यापार की अनुमति उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी पुर्तगालियों का चरम है, वो बहुत पावरफुल शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं और उसके दरबार में भी उनका प्रभाव है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरी शक्ति व्यापार में आकर के उनके साथ प्रतिस्पर्धा करे। इसलिए जो राल्फ फिच है ये आगरा अकबर से मिलने तो जाएगा और अकबर से के दरबार में उपस्थित होकर के व्यापार की अनुमति प्रदान करने की कोशिश भी किसने, किंतु वो कोशिश इसकी सफल ना हो सकी। और इसी राल्फ फिच ने अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है।
अर्थात अनारकली नाम की जो एक प्रेमिका थी जहांगीर की, और फिर किस तरह अकबर ने उसको स्वीकार नहीं किया था, उसके बाद में जेल में डलवा दिया गया था। तो वो जो कहानी है, दंत कथा है, उसका वर्णन सिर्फ राल्फ फिच करता है। हालांकि कोई समकालीन इतिहासकार ने उसके बारे में बातचीत नहीं की है, तो दंत कथा का वर्णन राल्फ फिच ने किया है। इसके बाद 1580 में देखिए क्या हो रहा है। 1580 में एक नाविक है विलियम डेक, जो कि ब्रिटेन का है, अंग्रेज है, और वो समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहा है। 1588 में एक अंग्रेज नाविक विलियम डेक ने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, और उसी क्रम में वो भारत का भी चक्कर लगा रहा है। तो ये 1588 में समुद्री मार्ग से भारत आने वाला कह सकते हैं जो अंग्रेज था वो विलियम डेक है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, तो उसी क्रम में भारत भी आया। और फिर 1588 में हमने बताया था कि अंग्रेज़ों ने यूरोप में स्पेनिश आर्मेडा को जब पराजित किया था, तो वहीं पर वो पुर्तगाली भी पराजित हो गए थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने स्पेन की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। और फिर जब 1588 में उन्होंने स्पेन में पुर्तगालियों को और स्पेन को पराजित किया, तो फिर उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, और उसके बाद इनकी जो नौसैनिक श्रेष्ठता है वो स्थापित हो गई, अर्थात जो समुद्री शक्ति के रूप में ये इनकी धाक जम गई। तो इस 1588 में जब स्पेनिश इन्होंने आर्मेडा को पराजित किया, पुर्तगालियों और स्पेनिश की संयुक्त सेना को, इसके बाद नौसैनिक श्रेष्ठता इनकी स्थापित हो गई। नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई इनकी, नौसैनिक श्रेष्ठता। अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये कंपनी बनाई जाए बार बार। तो इसी क्रम में देखिए 1593 में फिर एक जेम्स लंकास्टर नामक व्यक्ति रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से फिर भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का चक्कर लगाया। ये भारत के विषय में, अब जब चूँकि वहाँ पुर्तगाली हार चुके थे, इसलिए पुर्तगाली शक्ति कमज़ोर हो गई। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर वो भारत में जाएंगे व्यापार के उद्देश्य से, तो हो सकता है उनको सफलता मिले, अर्थात सफलता के, यहाँ व्यापारिक सफलता के कुछ आसार उनको नज़र आ रहे थे। इसलिए 1593 में जेम्स लंकास्टर नामक एक व्यक्ति रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से आ रहा है, और वो भारत के समुद्र तटीय इलाकों का चक्कर लगाया उसने। और इस तरह भारत आने वाला पहला जो ब्रिटिश जहाज़ है वो रेड ड्रैगन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है अब तक कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जहाज़ का क्या नाम था। तो लोग हेक्टर उसको मान रहे हैं, जबकि 1608 में हम देखेंगे हॉकिंस उस जहाज़ से आएगा, लेकिन हॉकिंस वाला जहाज़ नहीं, ये रेड ड्रैगन पहले आ चुका है भारत। तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज़ रेड ड्रैगन होगा। इसको आप हमेशा याद रखें, कई जगह ये गलत दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ठीक कर लें, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 1593 में हम लोग एक क्रम वाइज देखिए बढ़ेंगे आगे को। 93 में जब जेम्स लंकास्टर नामक व्यक्ति हेक्टर रेड ड्रैगन नामक जहाज़ से भारत का चक्कर लगाएगा, उसके बाद 1599 में क्या हो रहा है देखिए। 1599 में जॉन मिडनहॉल नामक एक व्यक्ति आ रहा है, और वो जॉन मिडनहॉल थल मार्ग से भारत आ रहा है। जॉन मिडनहॉल थल मार्ग से, अर्थात थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है, तो जॉन मिडनहॉल है। और ये थल मार्ग से जब भारत आया, उस समय भी देखिए 1599 में, तो उस समय भारत में महान मुगल बादशाह अकबर का शासन है। तो अकबर के दरबार में गया आगरा 1603 में, और कहते हैं आगरा में इसने उसके दरबार में उपस्थित होकर के अकबर के फिर अनुमति प्राप्त करनी चाहिए कि गुजरात से व्यापार की अनुमति, किंतु उसको नहीं मिल सकी। फिर पुर्तगालियों ने विरोध किया उसका, मतलब पुर्तगाली अभी भी यहाँ पर मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित हैं। तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण उसको अनुमति नहीं मिल पाई थी। और फिर स्थल मार्ग से अगर कभी ये सवाल पूछे आपसे, अभी कंपनी की स्थापना नहीं हुई है, अभी उसके पहले का एक बेस्ट आधार देखिए कि किस तरह ब्रिटिश भारत की तरफ अग्रसरित हो रहे हैं और क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। तो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने वाली प्रथम कंपनी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने वाली जो प्रथम कंपनी है उसका नाम है लीवेंट कंपनी, और इसी को पहली बार भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। और वो अनुमति कब मिली है, 1500
1993 में मिल रही है इसको। एक एक क्रम वाइज हम देखेंगे चीज़ें। 1593 में लीवेंट कंपनी को भारत अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल रही है। अब जब इतना घटनाक्रम हो चुका है, अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, भारत आ भी कंपनी आ चुकी है, भारत का अंग्रेज व्यापारिक मार्ग से भी, व्यापार के उद्देश्य से भी आ चुका है, किंतु उनको सफलता नहीं मिल रही है। अब सितंबर 1599 में जॉन मेयर नामक एक व्यक्ति है जो करीब 217 व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक कंपनी बनाने का प्रस्ताव राजा के सम्मुख ले गया। और उस समय वहाँ के जो महारानी हैं वो एलिजाबेथ टेलर प्रथम हैं, उनके समक्ष जब उसने यह प्रस्ताव रखा तो कहते हैं उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और फिर एक कंपनी के गठन की बात स्वीकार कर ली गई। तो जॉन मेयर जो है ये 217 व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक कंपनी के गठन का प्रस्ताव उसने रखा और फिर उसी के प्रस्ताव के सुझाव के आधार पर एक कंपनी का गठन हुआ है। और कंपनी का नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट या ईस्ट इंडीज, कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर मतलब जो 217 व्यक्तियों की एक कंपनी होगी, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा, 24 लोगों से मिलकर के बनेगा, और उसका एक गवर्नर होगा जो प्रशासक, एक प्रकार से प्रशासक की भूमिका में होगा। और मर्चेंट्स ऑफ लंदन अर्थात जो लंदन के व्यापारियों की कंपनी, ट्रेडिंग टू द ईस्ट अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए जो बनी थी। तो जिस कंपनी में हमने बताया कि जॉन मेयर जो प्रमुख व्यक्ति है, उसी की अध्यक्षता में जो ये कंपनी बन रही है। तो जॉन ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अर्थात द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी है, उसका लोकप्रिय का नाम क्या था? एक बार ये पीसीएस में पूछा गया है। तो इसे जॉन की कंपनी, जॉन्स कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। जॉन की कंपनी अर्थात जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका लोकप्रिय नाम क्या है? जॉन की कंपनी। आप इसे ध्यान रखेंगे, बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा हुआ है ये। और फिर 1599 सितंबर हमने कहा कंपनी बन चुकी है। अब दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी उस समय एलिजाबेथ टेलर प्रथम है और उन्होंने उसे 15 वर्ष के लिए एक अनुमति प्रदान करी, अनुमति पत्र प्रदान किया है कि ठीक है आप जाइए, आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। किंतु एक शर्त लगा दी है उसमें। क्या शर्त लगी है? कि अगर आपके व्यापार से, आपके व्यापारिक गतिविधियों से इंग्लैंड के लोगों का, ब्रिटेन के लोगों का हित प्रभावित होगा तो हम फिर आपसे 2 या 3 वर्ष की पूर्व सूचना दे करके आपकी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर देंगे। ये भी पहले ही लिख दिया गया है उस अधिकार पत्र में ही। तो शुरुआत में कितने वर्षों की अनुमति मिली है उन्हें? 15 ईयर्स की। और कौन दे रहा है? उस समय इंग्लैंड की जो महारानी है वो एलिजाबेथ टेलर प्रथम है। इस चीज़ को भी याद रखें और इस समय को भी याद रखें। और कब मिल रही है? दिसंबर 1600 में मिल रही है ये अनुमति मिली। क्या मिली? पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिली। किंतु ये भी लिखा था कि कभी भी 2 से 3 वर्ष की पूर्व सूचना दे करके आपके एक व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर देंगे। किंतु ये हम देखते हैं कि 1609 में जो समाप्त करने की बात थी, इस बात को हटा दिया गया और जेम्स प्रथम, चूँकि 1608 में कहते हैं एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु हो जाती है, 1604 में, और फिर आगे चल करके जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजकुमार वहाँ के जो प्रमुख बनते हैं। और फिर जेम्स प्रथम ने, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अब 1601 में देखिए कंपनी बन चुकी है। अब 1601 में थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए वहाँ से पहला दल ब्रिटेन से चल पड़ा है। और वो दल कहाँ पहुँचा है? इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया उसमें मसालों के लिए बहुत फेमस था और वो मसालों के व्यापार के लिए उस पर एक अधिकार स्थापित करने के लिए अंग्रेज लालित थे। इसलिए पहला दल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आ रहा है वो किसके नेतृत्व में आ रहा है? थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में आ रहा है। और ये कहाँ जा रहा है पहला दल व्यापार के लिए? इंडोनेशिया में जा रहा है मसालों के व्यापार के लिए। इंडोनेशिया मसालों के व्यापार के लिए तो गए, किंतु अभी भी पूर्वी देशों में जो एक दबदबा किस कंपनी का है? पुर्तगाली कंपनी का दबदबा बना हुआ है। इंडोनेशिया हो, चाहे भारत हो और श्रीलंका हो, आसपास ये जीत नहीं पाएंगे उसको। तो थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में पहला दल तो आ गया, किंतु
इसे इंडोनेशिया में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और फिर वापस जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1608 में जो अगली बातचीत होगी वो 1608 में फिर महाराजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर के एक दूत जो है वो अकबर के दरबार के लिए चलता है। लेकिन जब तो यहाँ पहुँचता है तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और फिर जहांगीर के काल में आके वो पहुँचता है यहाँ पर। तो अगला इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अब हम इसके बाद में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार और उसका जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है विकास, उसको देखेंगे। इसमें हमने ये देखा, इसका जो बेस देखा हमने, आधार कि कंपनी की स्थापना से पहले क्या हो रहा है। चलिए हम लोग फटाफट इसका रिविजन कर लेते हैं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफेंस था, जो कि अक्टूबर 1579 में गोवा पहुंचा और वह एक पादरी के रूप में आया था। और दूसरा अंग्रेज नागरिक जो भारत आया उसका नाम रॉल्फ फिश था और 1588 से 91 तक वो भारत में रहा। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी की यात्रा की और वहीं आगरा में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर व्यापार की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु असफल रहा। फिर 1580 में एक अंग्रेज नाविक विलियम ड्रेक ने समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उसी क्रम में भारत का भी चक्कर लगाता है, भारत का भी चक्कर लगाया। और 1588 में अंग्रेजी सेना ने यूरोप में पुर्तगालियों प्लस स्पेनिश दोनों की संयुक्त सेना या यूँ कहें स्पेनिश आर्मेडा को पराजित करके नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित किया। इसके बाद 1593 में जेम्स लंकास्टर नामक व्यक्ति ने रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का चक्कर लगाया और इसलिए भारत आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश जहाज है वो रेड ड्रैगन होगा। इसके बाद 1599 में जॉन मिडनहॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति बन जाता है। अर्थात जो भारत आने वाला प्रथम थल मार्ग से व्यक्ति रहेगा आने वाला वो रहेगा जॉन मिडनहॉल। और ये 1603 में आगरा भी जाता है अकबर के दरबार में। इसने भी गुजरात में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की थी, किंतु असफल रहता है। और इसके बाद 1593 में एक कंपनी जिसको लीवेंट कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो भारत से व्यापार करने के लिए एक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहती है ब्रिटेन से। और फिर वो इसलिए भारत से स्थल मार्ग से व्यापार करने वाली प्रथम कंपनी का श्रेय लीवेंट कंपनी को दिया जाता है। फिर सितंबर 1599 में जॉन मेयर ने 217 व्यक्तियों के साथ मिलकर के एक कंपनी के गठन का प्रस्ताव रखा महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के सामने और उसका एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और फिर एक कंपनी का गठन कर दिया गया जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट था। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी था। फिर दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की पूर्वी देशों के साथ व्यापार की। और फिर इसी क्रम में आगे, किंतु ये भी शर्त उसमें जोड़ी थी कि 2 से 3 वर्ष पूर्व सूचना दे करके जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होगा उसे कभी भी समाप्त किया सकता है अगर उनको ये लगा कि इससे इंग्लैंड के लोगों के हितों को नुकसान हो रहा है या उनके हित दुष्प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद फिर आगे 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इस 1601 में थॉमस स्मिथ के नेतृत्व में पहला दल ब्रिटेन से पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए निकलता है और इंडोनेशिया पहुंचता है मसाले के व्यापार के उद्देश्य से, किंतु वहां पुर्तगाली शक्ति चूँकि अभी भी सशक्त थी इसलिए उसे सफलता नहीं मिलती अपेक्षित। और फिर इसके बाद वो भारत की तरफ आते हैं। तो इसके बाद अगला घटनाक्रम जो होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, रिपीट करिए बार बार और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई सुझाव है आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।